सभी को नमस्कार, राम राम प्यारे दोस्तों। पिछले क्लास की यदि बात किया जाए तो हम टॉपिक आप समझ ही रहे हैं। जो कक्षा से संबंधित सहायक सामग्रियां होती हैं, जिनके माध्यम से एक अध्यापक जो होता है अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। इसके अलावा जो भी बच्चे अध्ययन करते हैं उनको विधिवत टॉपिक समझ भी आते हैं। तो उन्हीं सहायक सामग्रियों का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। एक गैप तो लंबा हो ही गया है। उसकी वजह है कि साल का सबसे बेहतरीन त्योहार जो बीच में था, जिसको हम दीपावली के नाम से जानते हैं, दीपावली की वजह से ये गैपिंग हो गई थी। ये अवकाश का समय था और दीपावली के बाद हम लोग वापस से आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। जैसा कि आपको विदित भी हो गया दोस्तों कि अब सीटीईटी की एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको मिल गई होगी और जो भी बच्चे अभी तक सीटीईटी क्वालिफाई नहीं किए हैं तो उनको हमारा यही सलाह है कि अभी पर्याप्त समय है सीटीटी के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको केवल पास होना है। जो लोग सामान्य कैटेगरी के हैं उनको 150 में से 90 अंक लाना होता है और जो लोग ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के हैं उन लोगों को 150 में से 82 अंक 82 नंबर लेकर के आना होता है। ये आप सब जानते हैं। तो जो लोग नहीं क्वालिफाई किए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि आप लग जाइए एक टाइम टेबल बना करके और विधिवत टाइम टेबल के साथ विधिवत समय को देखते हुए आप सब्जेक्ट को समय दीजिए ताकि जो आने वाला एग्जाम है उस एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस इतना बेहतर हो कि आप अपने रिजल्ट से खुश हों। आशा करते हैं आप ऐसा सब कुछ करेंगे और यहाँ से आपको क्लास मिल ही रही है जो सीटीईटी में काम आने ही वाली है। इसके अलावा जल्द ही आपको सीटीईटी की प्रैक्टिस भी मिलने लग जाएगी तो वो भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी लक्ष्य तक पहुंचने में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों की दिवाली अच्छी रही होगी और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि आगे आने वाला जो त्योहार है वो आपकी सरकारी नौकरी के साथ आए। ऐसी भगवान से आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं हम। तो प्यारे बच्चों वापस टॉपिक पर आते हैं। हम जो अध्ययन कर रहे थे वह सहायक सामग्रियों का अध्ययन कर रहे थे। कौन कौन सी अधिगम सहायक सामग्रियां होती हैं पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी। यदि किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज पिछले क्लास को आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों को सहायक सामग्रियों के बारे में कुछ और चीजें जाननी है। जैसे सहायक सामग्रियों के उद्देश्य क्या होते हैं, उद्देश्य मैंने पहले ही बता चुका। कोई उसमें रटन अधिगम की बात नहीं है। उद्देश्य यही है कि सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आए। और समझ में कब आएगा, जब एक अध्यापक का जो शिक्षण कार्य है, कक्षा शिक्षण है, वो इफेक्टिव बनेगा। इफेक्टिव बनाने के लिए ही हम अधिगम सहायक सामग्रियों का अपनी कक्षा में यूज करते हैं। इसके अलावा भी क्या उद्देश्य हैं, क्या चीजें हैं, उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। यहाँ टॉपिक भी स्टार्ट होगा तो कहीं जाने की जरूरत है नहीं। आप यहाँ बने रहिए। बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आपको बेहतर एग्जाम्पल दिए जाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपको विधिवत समझ में आए।
प्रीवियस ईयर पेपर के जो भी क्वेश्चन हैं आपने देखा भी होगा, जैसे ही हमारा चैप्टर फिनिश होता है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस मैं खुद ही सॉल्व कराता हूं आपको, जिससे हमें यह जानने में बेहद मदद मिलती है कि एग्जामिनर की क्वेश्चंस पूछने का नेचर क्या है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है और हमने जो तैयारी की है वह कितनी काम आ रही है, मतलब हमारा खुद का मूल्यांकन भी हो जाता है। तो बिल्कुल जरूरी है कॉन्सेप्ट के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, ये जो लिखा है एनसीईआरटी के द्वारा सहायक शिक्षण सामग्रियों का जो क्लासिफिकेशन है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, टिक भी लगा हुआ है। प्रोजेक्टिव एड्स की बात करें तो आपके सामने 6 हैं: फोटोग्राफ, चित्र, मानचित्र, फ्लैश कार्ड, कार्टून, डायग्राम ग्राफ, कॉमिक्स। इसकी चर्चा हो चुकी थी। इसके अलावा डिस्प्ले बोर्ड मेथड की बात करें तो आपके सामने लिखा है, देखिए, श्यामपट्ट है, पैक बोर्ड है, प्लेनल बोर्ड है, चुंबक बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है। इसको भी मैं आपको बता चुका था। ऑडियो इट्स की बात करें तो आप समझ ही रहे हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। रेडियो हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, टेलीविजन हो गया। 3 डायमेंशनल इट्स की बात करें तो आप जानते हैं 3 बिमी, मतलब ऐसी सहायक सामग्रियां जो 3 बिमी रखती हैं। मॉडल है, मेकअप है, वस्तु है, कठपुतली है, नमूना है। इनकी भी हम चर्चा कर चुके थे। इसके बाद प्रोसेस इट्स की बात करें तो प्रदर्शन है, क्षेत्र का विलंब है, अभिनय है, और प्रोजेक्टिव इट्स की बात करें तो फिल्म है और फिल्म स्ट्रिप है। इसके अलावा देखिए, आज का टॉपिक यानी कि आज की क्लास जो हमारी स्टार्ट होने वाली है वो प्यारे बच्चों यहीं से होने वाली है। आप देख भी रहे हैं हमारा जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, यहीं से मिलने लग रहा है। देखिए, हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो अध्ययन कुछ इस प्रकार के हैं। हम लोग आज की क्लास में अध्ययन करने जा रहे हैं जो अधिगम सहायक सामग्रियां हैं, इन अधिगम सहायक सामग्रियों का उद्देश्य क्या होता है, इसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और स्क्रीन पर सारी चीजें आपके सामने हैं, आप इनको देख सकते हैं और इनको चीजों को समझ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में पाठ के जो कॉन्सेप्ट है के प्रति रुचि पैदा करना तथा उनके ज्ञान को विकसित करना। बिल्कुल, यदि हम अधिगम सहायक सामग्रियों का यूज करेंगे अपनी कक्षा शिक्षण में तो बच्चों की उसके प्रति रुचि जागृत होती है, जिससे उनके संज्ञान का विकास होता है, ताकि वो बेहतर तरीके से और एक प्रकार से कह लीजिएगा कि वह सचेत होकर के अध्ययन करते हैं। अधिगम की गति को तेज करना, इससे अधिगम की जो स्पीड है वो भी तेज हो जाती है। विद्यार्थियों को मानसिक और शारीरिक रूप से क्रियाशील बनाया जाता है। ऐसे पदार्थ, ऐसे एलिमेंट्स जो हमें दिखाई नहीं देते हैं वो उनको दिखाने, मौत का मतलब समझ ही रहे हैं, दिखाने से हमारी भूमिका कैसी बनती है, प्रभावी बनती है। विद्यार्थियों की निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। विद्यार्थियों को के ज्ञान को संवर्धित करना, तेज एवं मंद बुद्धि विद्यार्थियों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना, अभिरुचियों पर अनुकूल प्रभाव डालना, महत्वपूर्ण तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक बनाना। बिल्कुल, अधिगम सहायक सामग्रियां जो होती हैं ये हमारी रुचियों पर कैसा प्रभाव डालती हैं, अनुकूल प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास तथ्यात्मक सूचनाएं हैं उनको अधिगम सहायक सामग्रियों की मदद से बेहद रोचक बनाया जा सकता है। जैसे आपने देखा भी होगा, यदि मैं ग्लोब का अध्ययन करने जा रहा हूं
कराने जा रहा हूँ, तो ग्लोब लेकर के आएंगे आपके सामने, तो उसमें निश्चित रूप से आपकी रुचि बनेगी। भैया आम का आज हमें अध्ययन करना है, तो आम लेकर के आया हूं ना क्लास में, तो निश्चित रूप से आपकी इस आम नामक टॉपिक के प्रति रुचि जागृत हो जाएगी और आप अपने संज्ञान का विकास करने में तेजी आ जाएगी। आगे देखेंगे तो पीडीएफ में आपको देखने लग रहा है इनकी आवश्यकता और महत्व क्या है। उद्देश्य हमें पता चल गया। अभी दृश्य सामग्रियों की हम आवश्यकता एवं महत्व को जानने की कोशिश करते हैं। तो लिखा हुआ है अधिगम की प्रक्रिया जो प्रोसेस है ध्यान एवं मोटिवेशन बनाए रखने में मदद करती है। बिल्कुल, उसमें कोई दोहराए नहीं है भाई। मैंने बताया ना यार भैया, आज मैं लैपटॉप को पढ़ाने के लिए आपके आया हूं और लैपटॉप साथ में लेकर के आऊंगा, तो आपकी निश्चित रूप से उसमें ध्यान ज्यादा होगा और आप वह सीखने के लिए मोटिवेट भी होंगे। इसलिए इस चीज की हमें क्या पड़ी, नीड्स, आवश्यकता हुई। विषय वस्तु के स्वरूप को जटिल की अपेक्षा आसान बनाया जाता है इसकी मदद से। बिल्कुल, यदि हम सहायक सामग्रियों का यूज करेंगे तो जो भी कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है उसको इजी बना सकते हैं, आसान है। कक्षा शिक्षण में संवाद बनाए रखने तथा गतिशीलता कायम रखने के लिए भी ये समर्थ का काम करेंगे, समर्थन करेंगे। और देखिए यहाँ पर लिखा है थिंकिंग का जो लेवल है वो कैसा बनाया जा सकता है, उच्च बनाया सकता है, हाई लेवल बनाया जा सकता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना, बिल्कुल दोस्तों, मैंने पहले बताया कक्षा समावेशी है। समावेशी कक्षा में आप देख भी पाएंगे प्रतिभाशाली भी बैठा हुआ है, मंदबुद्धि बालक भी है, समस्यात्मक बालक भी है, सृजनशील बालक भी है, लंबा है, नाटा है, मोटा है, पतला है, काला है, भूरा है, अंधा है, दिखाई नहीं देता है। समावेशी कक्षा है, सभी प्रकार के बच्चे हैं। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस कक्षा में पाया जाता है। और तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर यदि हम सहायक सामग्रियों का यूज करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कक्षा शिक्षण इफेक्टिव बनेगा। आगे लिखा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार देना। बिल्कुल भैया, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को हम समझाने जा रहे हैं, तो उसके लिए कोई वस्तु लेकर के आए हैं और इस वस्तु को मैंने हवा में उछाला है। माफी चाहूंगा, नीचे गिर गई, कैच नहीं ले पाया। तो इस वस्तु को मैंने हवा में उछाला है, नीचे ही आ रही है। यदि इस चीज को मैं दिखा करके बताऊंगा आपको, तो यहाँ पर लिखा है ना भाई, इसमें वैज्ञानिक चिंतन शक्ति में आपका विकास होने लग रहा है। मनोवैज्ञानिक आधार भी दे सकते हैं दृश्य श्रव्य सामग्रियों का यूज करके। शिक्षण कार्य के दौरान मित्रतापूर्ण वातावरण का निर्माण किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। पाठ्य वस्तु को रोचक बनाकर उसमें क्या नीरसता को क्या मतलब नीरसता को खत्म किया जाता है। मतलब उसमें सहायक सामग्रियों का यूज करके कक्षा शिक्षण में रस लाया जाता है। रस का मतलब इफेक्टिव, रुचिकर बनाया जाता है, कहने का मतलब वही है और कुछ इसके अलावा है नहीं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इन विशेषताओं को भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना इसकी एक विशेषता है। मैंने अभी बताया ना, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम के लिए ऊपर उठा रहे हैं, नीचे आ रहा है, तो वैज्ञानिक चिंतन शक्ति है, निश्चित रूप से उसका विकास होने लग रहा है। विद्यार्थी एक्टिव होकर के अध्ययन करता है, सक्रिय होकर के सीखता है। स्थायी अधिगम में क्या है, सहायक है। ये जो चीजें हैं अधिगम सहायक सामग्रियां हैं, स्थायी अधिगम में भी सहायक है। प्राकृतिक एवं कृत्रिम वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अवसर मिलता है इसमें। बिल्कुल, जो प्रकृति की चीजें हैं और कृत्रिम की चीजें, इन दोनों के बीच में आप कंपेयर कर सकते हैं। भैया प्रकृति की चीजें में आप समझ ही रहे हैं, हम लेकर के आए हैं, संसार को अध्ययन करने जा रहे हैं, संसार का नक्शा लेकर के आए हैं। तो प्राकृतिक चीज क्या है, जो कृत्रिम चीज संसार का मैप बनाया गया है, नक्शा बनाया गया है, इसमें क्या अंतर है, इफेक्ट है, अंतर है। इस तुलना कंपेयर भी कर सकते हैं इसमें। विभिन्न विषयों के अन्वेषण के प्रति जिज्ञासा, अन्वेषण मतलब समझ रहे, खोज। विभिन्न सब्जेक्ट की जो खोज है उस खोज के प्रति हमारे अंदर जिज्ञासा जागृत होती है।
विचारों में प्रभावशीलता का मतलब है आपकी जो विचार हैं उसमें फ्लुएंसी आती है, बिना रुके आप अपने विचार सामने वाले के सामने प्रस्तुत करते जाते हैं, क्योंकि सहायक सामग्री से मदद मिल जाएगी ना आपकी। आगे, प्रत्यक्ष अनुभव शिक्षा अधिगम अनुभव का समायोजन, मतलब जो हमारे डायरेक्ट अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और शिक्षा अधिगम अनुभव जो है, उन दोनों को हम समावेश करके आपके सामने कक्षा शिक्षा स्टार्ट करते हैं, काम को स्टार्ट करते हैं। तो ये विशेषताओं के बारे में और भी विशेषताएं उनको भी जान लेते हैं। विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग होता है इसमें। सहायक सामग्रियों में आपको जो शिक्षण विधियां हैं, इन विधियों का यूज करके, शिक्षण विधियां याद होंगी आपको, मैं आपको पहले ही क्लास में अध्ययन करा चुका हूँ, यदि आपको याद हो। मौखिक भाषण में न्यूनता आती है, भाषा संबंधी कठिनाई जो है वो डिस्टेंस होती है, दूर होती है। अनुभव की बचत तथा शिक्षण रुचि में क्या होती है, वृद्धि होती है। उपकरणों के प्रयोग करने से कौशल का विकास होता है, सीखने की पूर्ण स्वतंत्रता है, विद्यार्थियों कल्पना व विचार शक्ति का विकास करना। बिल्कुल, जो भी चीजें यहाँ लिखी हैं इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि मैं आपको समझाऊं। बस यार आपने देख लिया, हो गया, इतना तो हमको आता ही है। हम EMRS का एग्जाम देने जा रहे हैं, CTT का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये चीजें जो लाने लिखी हैं, कोई ऐसा लान नहीं है जो समझाने वाली हो पर मुझे समझाना हो। अगर ऐसा है तो कमेंट करके बताइए कि कौन सी चीज हमको समझ नहीं आ रही भाई, समझाने के लिए मैं तो तैयार ही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा चीज आपको दिख रही है जो आपको समझ नहीं आ रही। स्पष्ट है सब कुछ, आसान है सब कुछ, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आने लग रहा हो। अगर नहीं समझ आने लग रहा है तो बताइए कमेंट करके क्या दिक्कत है, बताइए। ओके, ठीक है, तो आगे चला जाए। मुझे लगता है कमेंट में देख पा रहा हूँ ऐसा कुछ है नहीं। लिखा हुआ है आपके सामने, जो हमारी दृश्य सामग्रियां की आवश्यकता के क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आवश्यकता की आवश्यक विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इनको जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले लिखा है सामग्री की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। आवश्यक विशेषता ये है कि जो भी आप कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक आप आज क्लास में अध्ययन कराने आए हैं, उससे संबंधित अधिगम सहायक सामग्री आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। भैया आज मैं मोबाइल का अध्ययन कराने आया हूं, तो ये मोबाइल मेरे हाथ में होना चाहिए, हमारे पास ये उपलब्ध होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अब दूसरा देखिए क्या लिखा है, एक्यूरेसी, मतलब जो भी सहायक सामग्री है वह एकदम शुद्ध हो, उसमें कोई मिलावट ना हो। कहने का मतलब ये थोड़ी ना चलेगा कि भाई आम के टॉपिक को हम अधिगम कराने आए हैं, अब आम की जगह पर आप ले आए हो सेव, आम की जगह पर आप ले आए हो नाशपाती, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। अनुकूल, अनुकूलता, मतलब इसकी एक विशेषता ये है कि यह टॉपिक के प्रति अनुकूल होना चाहिए। जो भी आप कॉन्सेप्ट अध्ययन कराने आए हैं, जो भी आप कक्षा शिक्षण में आए हुए हैं, तो कक्षा शिक्षण के साथ ये अनुकूल हो, ऐसी अधिगम सहायक सामग्रियों का आप यूज करेंगे। यथार्थता, उसमें रियलिटी हो, यथार्थ हो। संबंधता, मतलब समझ ही रहे हैं कि इसका जो संबंध होना चाहिए वह टॉपिक से होना चाहिए। आगे लिखा है समय की इसमें बचत होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि 1 घंटे की क्लास है और आप ऐसी अधिगम सहायक सामग्री लेकर के आए हो कि वो 4 घंटे में खत्म ही होगी। बताइए, तो समय की उसमें बचत हो और वह इंटरेस्टिंग हो। ऐसा नहीं है कोई आप बोरिंग अधिगम सहायक सामग्री को लेकर के आए हो, भाई ऐसा नहीं चलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं?
तो ये चीजें हैं दोस्तों आपके सामने लिखी हुई हैं। आगे इन सामग्रियों का हम कैसे उपयोग करें या उपयोग करते वक्त हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इनको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं ये सारी की सारी ये सारी की सारी चीजें हैं वो आपके सामने उपलब्ध है। ओके, चलिए। दृश्य श्रव्य सामग्रियों की उपयोग में सावधानी, क्या क्या सावधानी, सावधानी आप ही जान ही रहे हैं। मतलब जो भी अधिगम सहायक सामग्री लेकर के आए वही कोई नुकीली इत्यादि ना हो, जिससे यूज करते वक्त शारीरिक कोई नुकसान हो, ज्यादा महंगी ना हो, ताकि आप लेने में भी आपको नानी याद आ जाए, खरीदने में उसको नानी याद आ जाए। तो ये सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी। तो वही सावधानियां लिखी हुई हैं। इस सामग्री का प्रयोग सहायक सामग्री के रूप में हो, ना कि शिक्षण के विकल्प के रूप में। मतलब ऐसा नहीं चलेगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको पढ़ाना है और आप सेब लेकर के आए हैं, बस हो गया काम, हो गया। सेब को आपने उठाया और गिरा के दिखा दिया, बस हो गया काम, नहीं। ये अधिगम सहायक सामग्रियां जो है वह विकल्प हैं, ना कि वह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट तो आपको बताना ही होगा। इसके साथ सहायक सामग्रियां आप विकल्प के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक, बिल्कुल ऐसी सहायक सामग्रियां होनी चाहिए जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया बिना किसी उद्देश्य के नहीं होता कोई शिक्षण, टीचिंग होती नहीं है। आप क्लास हमारी क्यों देखोगे यदि आपको पहले से ही सारे एग्जाम आप क्वालिफाई हैं तो उद्देश्य होता है, उन उद्देश्य की पूर्ति में सहायक सामग्री सहायक होनी चाहिए। मैंने अभी बताया था ना, अधिक महंगी नहीं होनी चाहिए भाई। ऐसा थोड़ी ना चलेगा कि 10 लाख की सहायक सामग्री बन रही है तो कैसे कोई सामान्य बालक या सामान्य अध्यापक उसका यूज कर पाएगा। कॉस्टली नहीं होनी चाहिए, यथासंभव कम किया जाए, उपलब्ध संसाधनों का इसमें प्रयोग किया जाए, इसमें यूज किया जाए। कक्षा में प्रत्येक स्थान पर दिखाई दे, बिल्कुल ऐसी सहायक सामग्रियां यूज करेंगे आप जो सभी बच्चों को दिखे, ना कि आगे वाले को दिख रही है या पीछे वाले को दिख रही है। सामग्रियों का प्रयोग क्रमबद्ध, मतलब आप एक सीक्वेंस में करेंगे। सामग्रियों का उपयोग होती कक्षा से उसे हटा दिया जाए, नहीं तो विद्यार्थी का ध्यान वहीं आकर्षित। बिल्कुल सहायक सामग्री का यूज हो गया है, आपकी क्लास ओवर हो गई है तो आप अपने साथ लेकर के जाइए, ताकि नई क्लास चलने वाली है तो उससे भी संबंधित सहायक सामग्री हमारे कक्षा में आनी है। तो इस बात का भी ध्यान रखना ही होगा आपको। एडगल डेल का अनुभव शंकु मॉडल। अब हम नए टॉपिक से प्यारे बच्चों हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। आज कौन कौन से चीजों को हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं वो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो टॉपिक आपको हम देखने जा रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट। हम यही कहना चाहेंगे कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पर लाइव होकर के, प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, कमेंट तो करते रहिए। बाकी वीडियो के अंत में भी कमेंट करिएगा। और चैनल को आप, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी क्लासों के नोटिफिकेशन और क्लासें आपको प्रोवाइड होती रहें। तो ठीक है दोस्तों, नए टॉपिक को हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। यह टॉपिक आप देख सकते हैं इसको। हमारे एक मनोवैज्ञानिक हैं, एडगल डेल। इन्होंने अनुभव शंकु मॉडल को दिया है। ये मॉडल कब आया, ये क्या कहता है, आप इजीली समझ पाएंगे, बस इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए आप। सबसे पहले लिखा है, ये जिस देश के मनोवैज्ञानिक हैं उसका नाम अमेरिका है। बाकी ये कोई याद करने वाला विषय नहीं है कि प्रत्येक मनोवैज्ञानिक के हम जहाँ से वहां जन्म हुआ है या जिस देश से वह बिलोंग करते हैं उस देश को याद करें, ये कभी नहीं पूछा जाता।
एक आध क्वेश्चन कभी पूछ दिया हुआ है जीवन में तो उसका नहीं कहूंगा, पर ऐसा कभी सवाल नहीं आता है कि फलाना मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक कहाँ के थे, स्किनर कहाँ के थे, वुडवर्थ कहाँ के थे, ऐसा नहीं आता। और फिर भी लिखा हुआ है अमेरिकी शिक्षाविद एडगर डेल ने वर्ष 1960, इसको याद करने की जरूरत है, वर्ष 1960 में एक दृश्य मॉडल अनुभव फॉर्म, मतलब ऐसे एंगल बनाया है, प्रस्तुत किया था। इस मॉडल को मूल रूप से वर्ष 1946 में विकसित किया गया था। इस मॉडल में सीखने के लिए विभिन्न अनुभवों को एक्सप्लेन किया गया था। इसके शीर्ष पर शाब्दिक संकेत थे। सबसे निचले भाग में प्रत्यक्ष व उद्देश्यपूर्ण अनुभव को सम्मिलित किया गया। एक सामान्य जानकारी इसके बारे में लिखी हुई है कि यह मॉडल जो है वह कब विकसित किया गया, पूछा जाए बताएंगे 1946 में। कब यह प्रस्तुत किया गया, कब ये आया है हमारे सामने, 1960 में। और यहाँ पर लिखा हुआ है इस मॉडल को सीखने के लिए विभिन्न अनुभव को एक्सप्लेन किया गया। नाम ही है अनुभव शंकु मॉडल। तो इसमें अनुभव तो शामिल होंगे, अनुभव को तो ही एक्सप्लेन इसमें डिटेल से आपको बताया जाएगा। चीजें क्या है ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, क्या है ये अनुभव का डेल मॉडल, अनुभव शंकु मॉडल, इसको आप देख सकते हैं। देखिए आपके सामने एक शंकु दिख रहा होगा, मुझे लगता है स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे इसको। सबसे ऊपर आप देखेंगे और सबसे नीचे देखेंगे, सबसे ऊपर वाली जो चीज है वह कम प्रभावी होगी, कम इफेक्टिव होगी। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे प्यारे बच्चों, तो यह अधिक प्रभावी या अधिक एक्टिव होती चली जाएगी, जैसे जैसे नीचे की तरफ आए। और आगे आप देख पा रहे हैं ये जो दो चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहां से यहां की बात करें और इसके अलावा यहां से यहां की बात करें, एक और पार्ट में डिवाइड करना होगा। ये जो ऊपर के दोनों हैं ये मौखिक हैं, नीचे के जो इसके अलावा 1 2 3 4 5 देख रहे हैं ये दृश्य हैं। और नीचे जो आप 3 देख रहे हैं इसमें बच्चा सीखने में खुद को इंक्लूड करेगा, मतलब करके सीखने वाले होंगे। तो एडगर डेल अनुभव के शंकु की बात करें तो इस तरह शंकु बनाया है इन्होंने। सबसे पहले शब्द प्रतीक, मतलब जो शब्द आप बोलने जा रहे हैं उनके प्रतीक, जैसे आपने देखा भी होगा यार निचली कक्षाओं में हमें शब्दों को सिखाने के लिए, अक्षरों को सिखाने के लिए सिंबल के रूप में सर हमारे सामने कुछ चीजें रखते थे। ए कैसे बनता था सिंबल, ए का बना हुआ था हमारी किताबों में, बी का सिंबल हमारी किताबों में। भैया सिंबल ही तो है जो हमें बताएगा कि ए ये होता है, बी ये होता है। नहीं तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि भाई ए कैसा बनता है, बी कैसा बनता है, सी कैसा बनता है। तो ये इनके सिंबल ही तो है, प्रतीक ही तो है कि भाई ए ऐसे बनेगा, बी ऐसे बनेगा, सी ऐसे बनेगा, एक ऐसे लिखा जाएगा, 2 ऐसे लिखा जाएगा, 3 ऐसे लिखा जाएगा, आ ऐसे बनेगा, बा ऐसे बनेगा। सिंबल ही तो है, मौखिक दे सकते हैं। दृश्य के प्रतीक जो भी आप बताने जा रहे हैं उनको मौखिक बोल दीजिए। दृश्य के प्रतीक का मतलब सेब देखा है आपने, अब जैसे ही मैंने ये बोला बोला तो मौखिक हो गया। देखा है आपने, आपने देखा होगा सेब को तो ध्यान जाएगा कि पापा सेब घर पे लाते थे और सेब हम खाते थे, हाँ सिंबल उसका बन गया, प्रतीक बन गया। तो दृश्य का प्रतीक आपके माइंड में मैं बना देता हूँ अधिगम सहायक सामग्री, क्योंकि हमारे पास सेब मौजूद नहीं था, मौजूद नहीं था तो मैंने आपसे कह दिया भाई
इस शेप को आपने कभी देखा होगा। नीचे चलेंगे तो स्थिर कोई पिक्चर बना दिया मैंने। जब पिक्चर बनाओगे तो ये किस में आएगा, दृश्य में आएगा। कोई रेडियो का प्रशासन हम कर रहे हैं, रेडियो लेकर के आए हैं, उसी रेडियो के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको चालू कर दिया हमने रेडियो। कोई चलचित्र है, कोई प्रदर्शनी वस्तु है, या क्षेत्र के भ्रमण पर लेकर के गए हैं भैया। ताजमहल आज हमारा टॉपिक है, और हम ताजमहल के लिए आपको लेकर के गए हैं कहाँ, आगरा, क्योंकि ताजमहल का अधिगम कराना है हमको। तो ये भी तो किसमें आएगा, दृश्य में ही आएगा। कोई प्रदर्शन, प्रदर्शन का मतलब यहाँ पर जैसे मैंने नहीं कहा कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को यदि समझना है, मैंने आपसे बोला यदि आपको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझना है, तो हमने क्या किया, सेब को ऊपर उठाया तो सेब नीचे ही गिर रहा है। ये जो चीज आप देख रहे हैं ये क्या है, इसका मैंने प्रदर्शन ही तो कराया है आपको। नीचे गए, कोई नाटक या अनुभव, कोई किसी कॉन्सेप्ट को आपको समझाना हो, उस कॉन्सेप्ट से संबंधित एक मैंने नाटक बनाया। इस नाटक में मैंने बच्चों को शामिल किया, तो इससे फायदा क्या होगा कि बच्चा जो है हमारा करके सीखेगा। इसके अलावा क्या लिखा है, परिकल्पित अनुभव, कल्पना कर रहे हैं। तुम इधर आइए, तुमने बॉल को हवा में उछाला होगा, बॉल नीचे आई होगी। कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, बच्चा करके सीख रहा है, बच्चों को सामने आकर खड़ा किया है हमने। प्रत्यक्ष प्रयोजनशील अनुभव, जो डायरेक्ट प्रयोजन करके एक योजना बना करके इसमें बच्चे को खुद को इंक्लूड करके सिखाया गया है, तो ये प्रत्यक्ष प्रयोजनशील अनुभव कहलाएगा। तो मुझे लगता है कि आप इसका जो मॉडल है, अनुभव शंकु मॉडल जिसको नाम से जानते हैं, वो आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और सबसे, आप सब जानते हैं यार, सबसे कम इफेक्टिव कौन होगा, सबसे कम इफेक्टिव, कम प्रभावशाली, उससे अधिक प्रभावशाली ये है, उससे अधिक प्रभावशाली ये है, उससे अधिक प्रभावशाली ये, उससे अधिक प्रभावशाली ये। तो आखिरी में आप देख पाएंगे ये बन जाएगा सबसे अधिक प्रभावशाली। ये बन जाएगा सबसे अधिक प्रभावशाली, प्रत्यक्ष प्रयोजनशील अनुभव जो आप देख पा रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके बाद आगे चला जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज को आप समझ गए होंगे। यदि दिक्कत है कोई, प्लीज कमेंट करके हमको बताइएगा, हम आपके कमेंट्स को देख पा रहे हैं। ओके, ठीक है, चलिए आगे चला जाए दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों अगली हेडिंग का अध्ययन करने जा रहे हैं। वो लिखा है शिक्षण में उपयोगी प्रमुख सहायक सामग्री या फिर फैक्टर्स।
कौन कौन यूजफुल टीचिंग एड्स हैं या फैक्टर्स हैं, इनको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है आपके सामने जो कॉन्सेप्ट हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, देखिए शिक्षण कौशल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उनको भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला लिखा है श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड। तो श्यामपट्ट विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा दिए गए, अब ये आसान है यार, अधिगम सहायक सामग्रियों में सबसे ज्यादा जरूरी जो है या सबसे ज्यादा यूजफुल है वो श्यामपट्ट है, या श्यामपट्ट की जगह पर आप देख रहे होंगे आजकल व्हाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड चल रहे हैं। सबसे इफेक्टिव तो डिजिटल बोर्ड ही है। तो वही लिखा, अब इसके बारे में क्या जानना एक बार देख लेते हैं। श्यामपट्ट विद्यार्थियों के शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को बोधगम, आसान, स्थायी बनाने में सहायक होता है। श्यामपट्ट का आविष्कार सर्वप्रथम जेम्स विलियम्स, ये एक अच्छा क्वेश्चन है भैया। आपसे कभी भी पूछा जाए कि श्यामपट्ट का आविष्कार जो किसने किया था, तो आप हमेशा बताइएगा कि जिस इसके जो प्रतिपादक हैं प्यारे बच्चों, वो कौन है? जेम्स विलियमसन। जेम्स विलियम्स इसके कौन है? आविष्कारक हैं, प्रतिपादक हैं। इसके माध्यम से शिक्षक भी अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। बिल्कुल, जो भी आपको समझाना है यदि श्यामपट्ट पर वो चीजें लिख दी जाएंगी तो आप उसको नोट भी करेंगे, बल्कि बेहतर समझ भी जाएंगे उन चीजों को। श्यामपट्ट का अत्यधिक उपयोग ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में किया जाता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में श्यामपट्ट के स्थान पर आधुनिक तकनीकी संपन्न दृश्य सामग्रियां स्थान ग्रहण कर लेती हैं। बिल्कुल सही बात है भैया। गांव में आप ही बताइए, गांव में यदि मैं क्लास लेने जाऊंगा तो मुझे श्यामपट्ट ही मिलेगा, क्योंकि वहां डिजिटल बोर्ड तो मिल नहीं जाएगा कि 24 घंटा नेट सुविधा हो, 24 घंटा लाइट की सुविधा हो। लाइट की सुविधा कर भी ली, इन्वर्टर वगैरह कर भी लिया, तो क्या पता कि गांव की बात तो हो सकता है 3 दिन लाइट ना आए, जैसे अभी देखा आपने मौसम कितना खराब चल रहा है। भले ही आपके यहाँ ना हो, पर हमारे यहाँ तो मौसम कई दिनों से खराब ही है, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन से लाइट नहीं आई हुई है वहां पर। तो इन्वर्टर भी कब तक काम करेगा भाई? फिर आप कहेंगे सर जनरेटर ले आइए। अब जनरेटर ले आइए, जनरेटर में डीजल भी तो लगेगा। इतना सभी अध्यापकों के पास पैसा थोड़ी ना है कि भाई ब्रह्मांड पूरा लेकर के गांव में रख देंगे, नहीं हो पाएगा भाई। तो वहां पर मजबूरी में श्यामपट्ट का ही यूज करना होगा। शहर में चीजें आसान है क्योंकि पैसा अधिक है, लोग पैसे वाले हैं, तो वहां पर श्यामपट्ट की जगह दोस्तों डिजिटल बोर्ड का यूज आसान हो जाएगा, चीजें आसान हो जाएंगी। आगे श्यामपट्ट के यूज क्या है, उद्देश्य उपयोग क्या है? बिल्कुल, जो भी विशिष्ट या डिफिकल्ट शब्द होंगे उनको हम लिख देंगे श्यामपट्ट पर, आपको समझ आ जाएगा। किसी लेसन की रूपरेखा लिखनी हो, उसका सारांश लिखना हो, तो ये भी दोस्तों उस टॉपिक को आसानी से समझाने में मदद करेगा। और विषय के मुख्य बिंदुओं को जैसे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर डिजिटल बोर्ड में मैंने मुख्य मुख्य बिंदु इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं और व्याख्या के माध्यम के से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आपको चीजें दिखें भी और आप इसको सुन भी पाए। मुख्य निर्देश या आदेश जो भी आप निर्देश दे रहे हैं उनको आप लिख सकते हैं। कोई आदेश दे रहे हैं श्यामपट्ट पे लिख सकते हैं। कोई चित्र बनाना है, रेखा चित्र बनाना है, ग्राफ या मानचित्र का प्रयोग करना है, यूज करना है, तो श्यामपट्ट पर बनाना होगा आपको। वस्तुओं को क्रम से स्पष्ट लिखने में भी यह मदद करेगा। विद्यार्थियों के समझ कुशल शिक्षण कार्य एवं लेखन में भी आपकी मदद करेगा। तो ये आसान है। अब आपके सामने दूसरा जो प्रकार है, देखिए पहले प्रकार में हमने शिक्षण उपयोगी प्रमुख सहायक सामग्रियों में श्यामपट्ट की बात की थी। ये पहला है, आपका हेडिंग भी डाल सकते हैं आप, ये पहला है हमारा।
दूसरे की बात कर रहे हैं कि वास्तविक ऑब्जेक्ट हो या प्रत्यक्ष वस्तु हो, उसको भी आप ला सकते हैं, अधिगम सहायक सामग्रियों का यूज कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट चीजों को आप देख पाए, जैसे प्रत्यक्ष वस्तुएं विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संबंध अति उपयोगी व सजीव साधन मानी जाती है। प्रभावशाली शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए प्रत्यक्ष वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे मेढक टॉपिक है तो मेढक को लेकर के आए हैं, कोई पौधा है तुलसी वगैरह है, आम नीम, छोटा सा पौधा लेकर के आए हैं, बीज लेकर के आए हैं, मटर का दाना लेकर के आए हैं, गेहूं का बीज लेकर के आए हैं, कोई पुष्प, गुलाब का अधिगम कराना है तो गुलाब के फूल को लेकर के आए। जैसी भी प्रत्यक्ष वस्तुएं आप दिखाए सकते हैं उनको दिखाइएगा, इससे आपका कक्षा शिक्षण है वो कैसा बनेगा, दिखा प्रभावशाली, इफेक्टिव होगा। एग्जाम्पल, मनके के मोती, सिक्के, डाक टिकट, पक्षियों के पंख, नाखूनों का संग्रह, फल फूल इत्यादि आप लेकर के आ सकते हैं। इन सभी के अतिरिक्त प्रत्यक्ष वस्तुओं को दिखाने के लिए पर्यटन क्षेत्र भ्रमण का भी प्रयोग किया जाता है, उनको आप किसी क्षेत्र भ्रमण पर भी लेकर के जा सकते हैं। ये भी चीजें आप समझ गए होंगे। मॉडल, प्रतिमान, मॉडल क्या है? मॉडल का अर्थ होता है उस वस्तु की नकल या बनावट जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। मॉडल का प्रयोग अधिकांश तब किया जाता है जब प्रत्यक्ष वस्तुओं का प्रयोग संभव नहीं होता। बिल्कुल दोस्तों, किसी भी मॉडल को यूज आप कर सकते हैं जब आपके सामने वो चीज डायरेक्ट रूप से मौजूद ना हो। जैसे मोबाइल के बारे में हमको बताना है तो मोबाइल तो मौजूद है हमारे सामने। इसके अलावा यदि हमें संसार को दिखाना है तो संस्कार का लेकर के सामने आ नहीं जाओगे आप, तो उसका एक मॉडल ही तो लाओगे। ग्लोब एक लेकर के आओगे, मॉडल ही तो है, तो वही तो लिखा है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। मॉडल का प्रयोग अधिकांश तब किया जाता है जब प्रत्यक्ष वस्तुओं का प्रयोग संभव नहीं होता। बिल्कुल डायरेक्ट रूप से आपके सामने वह वस्तु नहीं होती तो आप उसका मॉडल लेकर के आते हैं। आगे लिखा है साथ ही शिक्षक के निर्देश पर भी बनाते हैं। मॉडल दो प्रकार के होते हैं, पहला स्टिल मॉडल और दूसरा वर्किंग मॉडल। दो प्रकार होते हैं मॉडल के प्रकार, कभी भी आपसे पूछे जाए तो आप बता सकते हैं इनके दो प्रकार के होते हैं, एक स्टिल मॉडल होता है और दूसरा वर्किंग मॉडल। दोनों के बारे में क्या अंतर है वो भी आप जान पाएंगे। स्टिल मॉडल में वस्तु के आकार, प्रकार और आयाम का ज्ञान दिया जाता है। जो स्टिल मॉडल होता है वस्तु का आकार है, प्रकार है, आयाम है, इनके बारे में बताया जाता है। और जो वर्किंग मॉडल है में स्टिल मॉडल के जो विशेषताएं के अतिरिक्त अन्य कार्यविधि भी की जा सकती है। मतलब साफ है कि स्टिल मॉडल में केवल आकार, प्रकार, आयाम ही बता पाएंगे। जो वर्किंग मॉडल है तो उसमें आकार, प्रकार, आयाम के अलावा हम कुछ और काम भी कर सकते हैं उन पर, कुछ और भी ज्ञान दिया जा सकता है। ये दो प्रकार है मॉडल के। ये आपका दूसरा प्रकार था। दूसरा स्लाइड्स। तीसरा है सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को अध्ययन में स्लाइड्स उपयोगी है। मतलब साफ है यदि ऐसी विषय वस्तु है जो बहुत छोटी है, बहुत बारीक है, सूक्ष्म है, उसको दिखाने के लिए स्लाइड का प्रयोग करके हम सबसे आसान चीजों के माध्यम से हम आपको समझा पाए। तो लिखा है सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं के अध्ययन में स्लाइड्स उपयोगी है। इनका प्रयोग शिक्षण कौशल को प्रभावी बनाता है। स्लाइड्स को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। बिल्कुल, स्लाइड्स के माध्यम से जटिल व सूक्ष्म बातों को सरलता से, आसानी से विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है। और स्लाइड्स को प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। स्लाइड्स निम्न प्रकार की होती है। बिल्कुल, स्लाइड्स का यूज करना होगा तो प्रोजेक्टर के माध्यम से हम चीजों को स्पष्ट कर सकते हैं कि यहाँ चलेगा, वो प्रोजेक्ट में आपको सारी चीजें दिखने लग जाएंगी, उसमें कोई दोहराए होगा नहीं। आगे लिखा है स्लाइड्स में निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं सामने लिखा हुआ है।
देख पा रहे हैं? आपके सामने स्लाइड्स के प्रकार की बात करें तो प्यारे बच्चों 4 प्रकार की होती हैं। रेटिनल स्लाइड्स, सेलोफेन सेलोफेन स्लाइड्स, ग्लास स्लाइड, इसके अलावा फोटोग्राफिक स्लाइड। ये 4 प्रकार होते हैं, लेकिन एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी। क्या? कि आपसे कभी पूछा जाए कि फोटोग्राफिक जो प्लेट है तैयार की जाती है, उसकी जो आकार होता है लंबाई चौड़ाई में कितना होता है, तो आप ये याद कर सकते हैं कि 35/25, 35/25, 35 सेंटीमीटर लंबा होता है और 25 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। आगे आपके कितने प्रकार हो चुके थे? 3 प्रकार हो चुके थे। चौथा प्रकार आपके सामने लिखा हुआ, फिल्म स्ट्रिप फिल्म। ये भी एक हमारे सामने अधिगम सामग्री के रूप में काम करेगा। देखा, फिल्म स्ट्रिप फिल्मों के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं, खोजों व अन्य लाभदायक संरचनाओं के विषय में नवीनतम ज्ञान मिलता है। फिल्मों अर्थात चलचित्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को रोचक ढंग से दृश्य एवं श्रव्य रूप में जानकारी दी जाती है। फिल्म स्ट्रिप पारदर्शक सेल्यूलाइड की बनी होती है। इसे चलचित्र की भांति शिक्षण में नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, रेगुलर रूप से प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल। कोई टॉपिक हमें बताना है, उस टॉपिक से संबंधित कोई फिल्म, या जैसे आप ही बताइए। हम लोग बात कर रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है नोमोफोबिया। इनमें से कुछ बच्चे जानते होंगे नोमोफोबिया क्या होता है। क्या कोई बता सकता है नोमोफोबिया क्या? कमेंट करके बताइए। पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए नोमोफोबिया क्या होता है। नहीं पता? प्यारे बच्चों, नोमोफोबिया एक मानसिक बीमारी है जिसमें मोबाइल की हो जाती है अत्यधिक लत। मतलब बच्चा जो व्यक्ति होता है वह अधिकतर टाइम स्पेंड स्क्रीन के सामने करता है। पूरा दिन मोबाइल में खोया रहेगा, पूरी रात मोबाइल में खोया रहेगा, मतलब मैक्सिमम समय इसको देगा। लेकिन कहीं से उसका मोबाइल खराब हो जाए, बैटरी डाउन हो जाए या नेटवर्क ना आए, तो उसे ऐसा महसूस होगा कि हमारा सब कुछ चला गया, अब हम जिंदा कैसे रहेंगे। जल्दी चार्ज करिए, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, चार्ज करिए, नहीं तो हमारा कोई इंपॉर्टेंट मैसेज छूट जाएगा। मोबाइल खराब हो गया तो उसे ऐसा लगेगा हमारा जीवन समाप्त हो गया। मतलब इतनी ज्यादा मोबाइल की लत होगी, उसके बिना रह भी नहीं पाएगा। तो वह ऐसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा है जिसको नोमोफोबिया कहते हैं। अब ये टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक को समझाने के लिए यदि मैं नोमोफोबिया से संबंधित कोई पिक्चर बना दूं, कोई फिल्म बना दूं, छोटी सी फिल्म मैंने बनाई और वही क्लास में आकर डिजिटल बोर्ड पर मैंने प्रस्तुत कर दी बच्चों के सामने। अब आप ही बताइए, बेहतर तरीके से बच्चा समझ पाएगा कि नोमोफोबिया होता क्या है। बहुत बेहतर तरीके से समझ, बजाय उसकी कि लिखवाने से कम समझ में आएगा, लेकिन वो फिल्म दिखा देंगे बाको समझ में आएगा। तो वही लिखा है, फिल्म स्ट्रिप फिल्मों के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा में संबंध प्रक्रियाओं, खोजों व अन्य लाभदायक संरचनाओं के विषय में नवीनतम ज्ञान मिलता है, नया नया ज्ञान मिलता है। फिल्मों अर्थात चलचित्रों के माध्यम से विद्यार्थियों में रोचक ढंग से दृश्य, बिल्कुल आप जानते भी हैं, हंसी आ गई।
कि फिल्मों में बच्चों की रुचि तो होती ही है। यदि किसी कॉन्सेप्ट को फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा बच्चों के सामने, बच्चों की रुचि जागृत हो जाएगी भैया, रोचक, उस कॉन्सेप्ट को सीखने में रोचकता आ जाएगी उसके अंदर। फिल्में स्टेप पारदर्शक सैल्यूट की बनी होती हैं, इसे चलचित्र की भांति शिक्षण में नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। आगे आगे भी दोस्तों कोई चार्ट है, ये भी एक अधिगम सहायक सामग्री की विकल्प ही होगा। चार्ट है, ग्राफ है, मानचित्र है, ग्लोब है, रेखा चित्र है। आपके सामने लिखा चार्ट, ग्राफ, मैप, ग्लोब एंड डायग्राम। जब किसी वस्तु का मॉडल ना उपलब्ध हो, बिल्कुल वो हमारे सामने है ही नहीं, शिक्षण कार्य में लेट हो रहा उसकी वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं, शिक्षक अपना कार्य चार्ट लेकर के आया हुआ है, कोई ग्राफ ग्राफ बना दिया के माध्यम से उसको पूरा कर सकता है। शिक्षक को पाठ के कॉन्सेप्ट के अनुसार स्वयं ही चार्टों का निर्माण करना चाहिए। बिल्कुल, जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा उस कॉन्सेप्ट से संबंधित अध्यापक को खुद ही यहाँ पर चार्ट बनाना चाहिए। आपके माध्यम से आप जैसा कि देख पा रहे हैं, एस एहलूवालिया ने चार्ट की एक डेफिनेशन दी है, एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा चार्ट वास्तव में एक ऐसा साधन है, कैसा साधन है जिसके द्वारा विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। बिल्कुल, कोई भी विषय वस्तु, कोई भी कॉन्सेप्ट समझाना है तो इसको चार्ट के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं, एक चार्ट बना करके। और शिक्षण को कैसा बनाया जाता है, रोचक बनाया जा सकता है। ये एस एहलूवालिया ने ये परिभाषा दी है। चार्ट के 4 प्रकार के होते हैं। समय चार्ट, दूसरा है ग्राफिक चार्ट, और तीसरा आपके सामने लिखा तालिका चार्ट, और चौथा है दोस्तों चित्र चार्ट, पिक्चर का चार्ट। चारों प्रकार आपके सामने लिखे हैं। आपसे कोई भी पूछेगा चार्ट के कितने प्रकार हैं तो आप बता पाएंगे। इसके जो प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, कितने प्रकार देखने को मिलेंगे, 4 प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे आपके सामने लिखा हुआ है। समय चार्ट की बात करें तो इसमें ऐतिहासिक तिथियां, कला क्रमानुसार शासन, जैसे कहने का मतलब ये है, मैं आपसे कहूं भारत में अब तक के प्रधानमंत्रियों का एक क्रम बनाइए, तो आप इसको चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं। कि कैसे दिखा सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि फलाना प्रधानमंत्री 1947 में, फलाना प्रधानमंत्री, इसके बाद दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा, आखिर में आप देखेंगे दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का नाम आ जाएगा। तो ऐसे आप एक चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे सन, और यहाँ पर प्रधानमंत्री का नाम, कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं उनका नाम लिख पाएंगे। तो ये जो चीज आपको देखने को मिल रही है ये कहलाएगी समय चार्ट। ग्राफिक चार्ट, आपने देखा होगा जब हम संख्यांकिकी के आंकड़ों का अध्ययन करते हैं एक चार्ट बना रहता है। जैसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जिस लोगों ने मैथमेटिक्स का अध्ययन किया होगा, और मैथमेटिक्स का अध्ययन ही नहीं बल्कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, उसमें दोस्तों सांख्यिकी जो लिखा हुआ है इसके सवाल आते हैं। जब सवाल आते हैं तो आप उसमें देख पाएंगे कोई डेटा दे रखा होता है और उस डेटा का चार्ट बना दिया जाता है। जैसे बच्चों के पास, कक्षा में बच्चों के पास परसेंटेज का क्रम, तो यहाँ पर ऐसे देखा जाएगा, ये चार्ट बन जाएगा। मान के चलिए टोटल कक्षा में 100 बच्चे हैं, 100 में बच्चों की यदि हम बात करें तो मान के चलिए 3 बच्चों के जो नंबर आए हैं वो आए हैं 90 से 100 के बीच में। 10 बच्चों के नंबर आए हैं 80 से 90 के बीच में। ये ये सांख्यिकी का बन रहा है। मान के चलिए 25 बच्चों के नंबर आए हैं 70 से 80 के बीच में। ऐसे ऐसे बनता चला जाएगा।
35 बच्चों के नंबर आए हैं वो 60 से 70 के बीच में आएंगे, ऐसे चार्ट बनता चला जाएगा। ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये सांख्यिकी का सवाल है, तो इसका भी प्रयोग करते हैं हम। इसको कहा जाएगा ग्राफिक चार्ट, तालिका चार्ट। एक तालिका बनानी होगी, क्रमबद्ध ढंग से किसी घटना को, प्रक्रिया के पदों को प्रस्तुत करना होगा एक तालिका में। कोई घटना है, कोई पद है, उसको प्रस्तुत कर सकते हैं कि फलाना 2000 या 1947 में ये प्रधानमंत्री हैं, ये राष्ट्रपति हैं, ये उपराष्ट्रपति हैं, ये मुख्य न्यायाधीश हैं। तो एक तालिका बना सकते हैं, वो पदों के आधार पर आप बना सकते हैं, तो तालिका चार्ट कहलाएगा। चित्र चार्ट, विभिन्न प्रकार के चित्रों की प्रस्तुति, जो भी आप फिगर बनाने जा रहे हैं उनको एक चार्ट में प्रस्तुत कर पाएंगे, तो इसको क्या कहलाएगा? चित्र चार्ट। मुझे लगता है कि चारों में आप अंतर स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत यहाँ तक? नो? ओके, चलिए। आगे लिखा है ऑडियो विजुअल प्रयोगशाला। इसको आप देख लीजिए, फिर हम समझाते हैं इसको। 1 सेकंड का समय आपके पास। अगर इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करें। दोस्तों, यहाँ पर दृश्य श्रव्य प्रयोगशालाएं खोलने की बात की गई है, वो भी किसके द्वारा? एनसीटीई के द्वारा। मतलब आपके सामने जो एनसीटीई है ये प्रस्ताव देता है कि प्रत्येक लेवल पर, प्रत्येक स्तर पर दृश्य श्रव्य प्रयोगशालाएं ओपन होनी चाहिए, और इसकी जो देखरेख करने का काम दिया गया है वो डायरेक्टर को दिया गया है, निदेशक हो या फिर इसका कोई प्रभारी। तो वही लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा वर्तमान में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में दृश्य श्रव्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है इस प्रयोगशाला में प्रत्येक स्तर पर लेवल पर दृश्य श्रव्य सामग्री होनी चाहिए, और दृश्य श्रव्य प्रयोगशालाएं प्रभावी या निदेशक के दृश्य श्रव्य सामग्री के क्षेत्र में प्रशिक्षित होनी चाहिए। प्रयोगशाला में निम्नलिखित उपकरण की व्यवस्था करना अनिवार्य है, उसकी शर्त दी गई है। तो ये खोलने की बात की है, एनसीटी ने सुझाव दिया है। अब दृश्य श्रव्य यहाँ पर लिखा ना कि क्या क्या उपकरण होने चाहिए, तो कौन कौन से उपकरण होने चाहिए आपके सामने लिखा है। रेडियो ट्रांजिस्टर या रेडियो होना चाहिए, या ट्रांजिस्टर होना चाहिए, सूक्ष्मदर्शी या माइक्रो प्रोजेक्टर होना चाहिए, टैप रिकॉर्डर होना चाहिए, स्लाइड प्रोजेक्टर होना चाहिए, मैजिक लैंटर्न होनी चाहिए, एपडाइस्कोप होना चाहिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर ओएचपी इसको बोलते हैं, ये भी होना चाहिए, या फिल्म स्ट्रिप होना चाहिए। ये सारे के सारे दृश्य श्रव्य प्रयोगशालाएं जो खुलेंगी, ओपन होंगी,
ये सब एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए, ये एनसीटी ने कहा है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एंड एजुकेशन, एनसीटी के द्वारा ये सारी चीजें कही गई हैं जो आपके सामने आप देख पा रहे हैं। टेलीविजन होना चाहिए, कॉम्पैक्ट डिस्क होना चाहिए, कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, शिक्षण मशीन होना चाहिए, टीचिंग मशीन भी होना चाहिए, ये सारे एलिमेंट्स होना चाहिए, एनसीटी के गाइड के आ गया। अब जो भी चीजें हमने आपको बताई हैं यहाँ पर, उनका कुछ विस्तार पर उनकी और भी व्याख्या की गई है अगले स्लाइड में। आप देख भी पा रहे हैं, टेलीविजन एवं वीडियो यह शिक्षा का आकर्षण एवं सबल साधन है। टेलीविजन एक महत्वपूर्ण दृश्य श्रव्य माध्यम है जिसके विद्यार्थियों को देखने, सुनने, ज्ञानेंद्रियों के एक साथ उपयोग, बिल्कुल देखेंगे मतलब देखने वाली भी ज्ञानेंद्रिय यूज करेंगे, सुनने वाली भी ज्ञानेंद्रिय का यूज करेंगे, एक साथ होगा। इसके द्वारा औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के शिक्षण किए जा सकते हैं। औपचारिक शिक्षण का मतलब समझते ही हैं आप कि जहां पर समय, स्थान, विषय वस्तु निश्चित हो। अनौपचारिक शिक्षण का मतलब समझते हैं ना तो समय स्थान निश्चित हो और ना ही विषय वस्तु निश्चित हो, तो कहीं भी कभी भी किसी से भी सीखी जाए। दोनों प्रकार के शिक्षण की यहाँ पर बात की गई है, हितकारी होता है।